माँ एक साहब के यहाँ पर काम करती थी। जब भी मुझे अपने साथ लेकर जाती तो कहती थी, तुम बेगम साहिबा की मालिश करो और ख़बरदार मालिश के बिना कमरे से बाहर मत निकलना। जाने में कौन सी ख़ास चीज़ थी जिससे बेगम साहिबा की मालिश करनी होती थी। एक दिन बेगम साहिबा की तबीयत खराब हुई तो मालकिन कहने लगी कि माँ के कमरे से मुझे दवा ला कर दे दो। मैं माँ के चोरी से बाहर आई और माँ के कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने का मंजर देखकर क़यामत टूट गई थी। मैं अपने कमरे में आराम सुकून से सो रही थी जब माँ ने मुझे उठा दिया और कहने लगी कि उठकर तैयार हो जाओ, आज से तुम भी मेरे साथ काम पर जाया करोगी। मैंने झट से आंखें खोली और माँ से पूछा कि आप क्या कह रही हो माँ, मैं भी काम पर जाया करूँ? लेकिन क्यों? माँ कहने लगी कि हाँ, असल में मालिक अम्मा की बेगम का एक्सीडेंट हो गया था और उनको कमर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो उनके घर के लिए उनको एक नौकरी की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि कोई और भी तो आकर काम करेगी और तनख्वाह लेकर जाएगी, तो तू भी मेरे साथ ही जाया कर। इस बहाने से तुझे भी तनख्वाह मिल जाया करेगी। मैं घर का काम कर लिया करूँगी और तुम बेगम साहिबा को संभाल लेना। माँ की बात सुनकर मैंने हामी भर ली थी, क्योंकि पहले भी मैं कभी कभी माँ के साथ काम करने चली जाया करती थी। मैंने माँ को बचपन से ही काम करते हुए देखा था। मेरे बाप का तो कुछ अता पता ही नहीं था और उसका जब जी चाहता वह घर पर आकर कुछ दिन रहता और दिल करता तो यहाँ से चला जाता था। मेरी माँ ने ही शुरू से ही हम बहन भाइयों को मेहनत करके जवान किया था। मैं 16 साल की हो चुकी थी और मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन मैं जानती थी कि हमारे घर के हालात इस काबिल नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। अब माँ ने मुझे अपने साथ ले जाने की बात की तो मैंने यही सोचकर हाँ कर दी कि मैं अपनी तनख्वाह से पैसे जोड़ लूँगी और फिर किसी कॉलेज में दाखिला ले लूँगी। मैं माँ के साथ इस बंगले में चली गई थी जहाँ उसका काम शुरू हो जाया करता था। माँ जाती मुझे कमरे में ले गई जहाँ मालकिन लेटी हुई थी। माँ ने मुझे एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी दी और कहा कि तुम्हें इसी से बेगम साहिबा की मालिश करनी है। ये तो आसान काम था। मैं तो खुश हो गई थी। चलो अच्छी बात है कि मुझे ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ेगा। बेगम साहिबा की हालत वाकई बहुत बुरी थी। उसे तो बिस्तर से हिला भी नहीं जाता था। मुझे देखकर वह भी बहुत खुश हो गई थी। मैंने ये भी देखा कि बेगम साहिबा से बोला भी ठीक से नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वह इशारे में बात कर रही थी। अभी मैं बेगम साहिबा उनके कमरे का जायज़ा ले ही रही थी, तभी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हें जो काम दिया गया तुम्हें वही करना है। और मैं तभी बेगम साहिबा की कमर की मालिश करने लगी और माँ काम के लिए बाहर चली गई थी। आधे घंटे बाद मुझे प्यास लगी तो मैंने बेगम साहिबा को बताया कि मैं बाहर पानी पीने चली जाऊं, तो मुझे इशारे से कहने लगे कि हाँ हाँ तुम चली जाओ। मैं इस घर में पहले कभी नहीं आई थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि किचन कहाँ पर है। मैं इधर उधर किचन देखी आगे बढ़ती जा रही थी कि अचानक मुझे माँ की पुकार पर मुझे रुकना पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो माँ गुस्से से मुझे घूर रही थी। मुझे बाजू से पकड़कर मुझे दोबारा मालकिन के कमरे के सामने लेकर आई और कहा कि खबरदार कि तुम मेरे बगैर बुलाए इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, तो साहब ने देख लिया तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। जब तक तू इस घर में है इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मैं जब तक तुझे आवाज़ ना दूँ तो तू कमरे से बाहर नहीं निकलना, ये अपने दिमाग में बिठा लो। मैंने हैरान होकर पूछा कि माँ ऐसी क्या बात है कि मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ? तुम्हें पता है कि मैं एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकती हूँ। माँ ने मुझे गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही रहना पड़ेगा। बेगम साहिबा की खिदमत से फारिग हो जाओ तो यहीं पर बैठी रहना जब तक मैं अपने काम से फारिग ना हो जाऊं। माँ ने मुझे दोबारा मालकिन के कमरे में भेजकर वहाँ से चली गई थी और मैं हैरान थी कि आखिर ऐसी भी क्या नौबत आ गई है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकती। बेगम साहिबा मुझे देखकर पूछने लगी कि तुम पानी पीकर आ गई हो। अब मैं उनको क्या बताती मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर आने के लिए क्या हिदायत दी है। मैं अपना रोज़ाना की तरह सुबह यहाँ पर आ जाया करती थी। माँ अपने कामों में लग जाती और मैं मालकिन के कमरे में चली जाती। मैं मालकिन पूरे दिन बिस्तर पर ही लेटी रहती थी और मैं उनकी मालिश करती रहती थी। दोपहर के बाद माँ के सारे काम निपट जाते थे। उसके बाद हम दोनों घर पर आ जाया करते थे। मैं सोचती थी कि हमारे पीछे बेगम साहिबा की मालिश कौन करता होगा या उन्हें कौन संभालता होगा, क्योंकि मैंने तो वहाँ पर कोई और नौकर नहीं देखा था। एक दो बार मैंने मालकिन से पूछने की कोशिश भी की थी, मगर वह चुप रह गई थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, तो मैंने फिर दोबारा ये सवाल करना ना चाहा। मुझे बेगम साहिबा की बात समझ में नहीं आती थी कि वह बहुत अजीब सी औरत थी। कभी तो बहुत अच्छी हो जाती थी और कभी ऐसी हो जाती थी कि जैसे मुझे पहचानती ही नहीं हो। ना ही मैं उसकी बहुत दिन से खिदमत करती थी, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि वह बेचारी बीमार है, बिस्तर पर है, तो इस हालात में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। मुझे वहाँ पर आते हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मैंने अभी तक
अमन साहब को नहीं देखा था। मैं सिर्फ बेगम साहिबा के कमरे में ही रहती थी। यहाँ तक कि मेरा बहुत ही दिल चाहता था कि मैं इस महल में घूमूं और देखूं कि ये घर कैसा है, लेकिन माँ की तरफ से हिदायत थी कि मैं किसी भी समय कमरे से बाहर नहीं निकलूं। माँ ने जो जड़ी बूटी मुझे दी थी, मैं उसको एक क्रीम में मिक्स करके मालिश करती थी, लेकिन 1 हफ्ता हो गया था और मुझे तो कुछ फ़र्क लग नहीं रहा था। मैंने अगले दिन माँ से कहा कि माँ, तुमने मुझे जड़ी बूटी दे दी है, मालकिन को तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। माँ मुझे घूरते हुए कहने लगी कि तुम ज़्यादा बातें मत किया करो, ज़्यादा सोचा मत करो, यह हमारे तुम्हारे सोचने का काम नहीं है। वह जड़ी बूटी मुझे साथ में भी दी और उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि उसको क्रीम में मिक्स करना है। तुम वही करो जो तुम्हें कहा गया है। मैं माँ की बात सुनकर चुप रह गई थी, लेकिन हम माँ ने फिर से मुझे वही हिदायत दी कि मालकिन के कमरे से बाहर निकलकर नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उनकी बातों पर हैरानगी होती थी। मैं अकेले कमरे पर बैठी थक जाती थी। बेगम साहिबा से बोला नहीं जाता, मैं अपना दिल किससे लगाती। मैंने कई बार माँ से कहा कि जब बेगम साहिबा सो जाती है तो मुझे आवाज़ दे दिया करो, मैं बाहर आकर तुम्हारे कामों में हाथ बटा दूंगी। लेकिन माँ कहती कि नहीं, तुम्हें इस काम के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, बस तुम वही काम किया करो जो मैंने तुम्हें दिया है। अगर अमन ने देख लिया तो तुम दूसरे काम में भी लगी हो तो वह हम दोनों को ही इस नौकरी से निकाल देगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। और मैं भी तो नहीं चाहती, किसी वजह से मैं चुपचाप माँ की बात सुनकर उसी कमरे में रहती थी। अगर अमन साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलती और मेरे ख्वाब अधूरे रह जाते। इसलिए दिल पर पत्थर रख कर मैंने वहीं पर रहने का इरादा कर लिया था। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने माँ से कहा कि माँ, आज मैं काम पर नहीं जा सकती हूँ, तुम खुद ही आज सब कुछ देख लेना। तो माँ मुझे कहने लगी कि आज तो हर हाल में जाना है, आज अमन भी घर पर होंगे, हम छुट्टी नहीं कर सकते। मैंने बहुत कहा कि आप छोटी बहन को ले जाओ, अगर कुछ काम भी कराना है तो उसी से करा लेना, मगर माँ तो मुझे भी साथ ले जाने पर अड़ी हुई थी। आखिरकार मुझे माँ की वजह से वहाँ पर जाना पड़ा और मैं बीमारी की हालत में भी उनके साथ काम पर गई। मैंने थोड़ी देर ही मालकिन की मालिश की तो मैं पूरे तरीके से थक गई थी, क्योंकि मेरी अपनी हालत भी ठीक नहीं थी। मालकिन को भी समझ में आ रहा था कि मैं बीमार हूँ, तो उसने मुझे इशारे से कहा कि तुम आज छुट्टी करो और घर चली जाओ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे वहाँ पर छुट्टी कर कर घर पर चले जाना चाहिए। मैं कमरे से बाहर निकलकर माँ को ढूंढने लगी थी। अब मुझे एक कमरे में सफाई की खातिर अंदर जाते ही नजर आई। मैं माँ के पीछे चली गई थी। इससे पहले माँ दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती, मैंने उन्हें रोक लिया था। वो तो मुझे देखकर ही एकदम से परेशान हो गई थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कमरे में वापस आओ जल्दी। इतनी देर में अमन साहब कमरे से बाहर निकल कर आ गए थे। मैंने अमन साहब को पहली बार देखा था और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने कमरे में आते ही मुझे देखना शुरू कर दिया था और मेरी माँ से कहने लगे कि तुम्हारी बेटी है क्या, इसलिए मैंने इसे नौकरी पर रखा है कि इधर उधर ताका झांकी करे। ये तुम्हारी बेटी है, इसलिए इसे आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर और कोई होता तो मुझे नौकरी से निकाल देता। जब मैंने कहा था कि 1 मिनट के लिए भी मेरी बीवी से दूर नहीं होगे तो फिर यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कोई मेरी सुन ही नहीं रहा था। माँ मुझे जल्दी से लेकर कमरे में गई और मुझे डांटने लगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कमरे से बाहर मत निकलो, मेरी तबीयत खराब थी। माँ ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया था और मुझे ज़बरदस्ती कमरे में वापस भेज दिया था। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा और अजीब से ख्यालात भी मन में आ रहे थे कि आखिर कमरे में ही रहने का क्या जवाब बनता है। अमन साहब क्यों नहीं चाहते कि 1 मिनट के लिए भी कमरे से बाहर निकलूं? और हैरानी वाली बात तो ये थी कि वे घर पर होते हुए भी वे अपनी बीवी के पास नहीं जाते थे। मुझे माँ की बातें भी झूठी लगती थी। माँ कहती कि अमन अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बेगम साहिबा बेचारी अपने पति के लिए तरसती रहती थी और मैंने इनके पति यानी अमन साहब को उनसे बात करते हुए भी नहीं देखा था। और यही बात जब मैंने माँ से कही तो कहने लगी कि हमें क्या लेना देना है उनके मामले से। ये भी तो हो सकता है कि जब हम काम से छुट्टी कर जाते हो तो अमन अपनी बेगम के कमरे में जाते हो। बहरहाल जो भी हो, मुझे उनके घर जाना अच्छा नहीं लगता था और अमन साहब तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन जाहिर है हम गरीब मजबूरी के लिए ही घर से निकलते हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन ये बात मेरे दिल में शक पैदा कर चुकी थी कि ज़रूर कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से अमन मुझे कमरे से बाहर निकलने के लिए नहीं कहते। एक दिन ऐसा हुआ कि हम काम कर वापस आ चुके थे। आज मेरी छोटी बहन की सालगिरह थी और जब मैंने बात मालकिन को बताई तो उन्होंने मुझे इशारे से कहा था कि मैं उनसे जाते हुए कुछ पैसे ले जाऊं और अपनी बहन के लिए कपड़े खरीद लूं। और आते हुए मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। माँ तो घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने अच्छा मौका समझकर वे पैसे अपनी बेगम साहिबा से लेने चली गई और माँ को पता भी नहीं चलेगा
और मैं जल्दी से किसी को बताए बिना वहाँ चली गई थी। चौकीदार मुझे देखकर हैरान हुआ और मुझे गौर से देख रहा था। पहले तो वो मुझे जाने नहीं दे रहा था, फिर मैंने कहा, ये क्या बात हुई, मैं तो अंदर जाऊंगी, और मैं उसे पीछे करती हुई अंदर चली गई। वह मुसलसल मुझे आवाज़ से पुकार कर पीछे आ रहा था। मैंने लॉन्च में कदम रखते ही एक अजीब मंजर देखा कि बेगम साहिबा के कमरे में से तो माँ निकल रही थी। मैं माँ को देखकर हैरानी में पड़ गई थी और मैंने शक करते हुए पूछा कि माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? माँ भी घबरा गई थी। माँ से भी जवाब नहीं दिया जा रहा था। मैं मुझे क्या जवाब देती? साहब भी कमरे से निकल कर आ गए थे। मुझे मामला कुछ गड़बड़ सा नजर आ रहा था। मेरी माँ का बगैर बताए यहाँ पर आना कोई तो बड़ी वजह थी। खैर, मैंने माँ पर अपना शक जारी नहीं किया और माँ के साथ घर वापस आ गई। मैं हरगिज़ भी यही सोचना नहीं चाह रही थी जो मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन मैं और मेरी जगह कोई भी होता तो इन हालात और वाक़ये से वह यही सोचता कि ज़रूर मेरी माँ और साहब के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। अब मुझे पता करना था कि असल मामला क्या है। मैंने माँ को साहब पर नज़र रखनी शुरू कर दी। मुझे कुछ दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि माँ और मालिक आपस में इशारों में कोई बातें कर रहे हैं। शायद यही वजह थी कि माँ मुझे इस कमरे से बाहर नहीं निकलने देती थी ताकि मैं कोई उनकी चोरी ना पकड़ लूँ। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे माँ जानबूझकर मुझे इस कमरे में कैद रखती है, क्योंकि पहले भी अक्सर ऐसा होता था। जब मैं और माँ काम से वापस आ जाते थे तो दोबारा घर से वापस चली जाती थी। कहती थी कि पड़ोसन के पास जा रही हूँ, कभी तो किसी और बहाने से, लेकिन मुझे शक नहीं हुआ था। मुझे तो यही लगता था कि वे पड़ोस के गई होगी, लेकिन अब उसे देखकर मैं समझ गई थी कि रोज़ाना मुझे घर छोड़कर दोबारा कहाँ जाती हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। 1 महीना हो गया था और समझ नहीं आ रहा था। एक डॉक्टर रोज़ मालकिन का चेकअप करने आती थी। अब तो मुझे उस पर भी विश्वास नहीं रहा था। जो क्रीम इस्तेमाल करके मैं मालकिन के लगाती थी, मैं अपने अंदाजे से अपनी माँ से कहा कि मैं माँ, आज के बाद जड़ी बूटी से मालकिन की मालिश नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इससे कोई भी फ़ायदा नहीं लग रहा है। मैं डॉक्टर से कुछ दवाई ले लूँगी और उनके लिए कोई अच्छी सी क्रीम लेकर आऊँगी। माँ कहने लगी कि तुम्हें मालकिन की सेहत की इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उसका पति उसकी सेवा कर सकता है। हमें क्या ज़रूरत है परवाह करने की? ठीक हो जाए, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी तनख्वाह से मतलब होना चाहिए जो तुम्हें मिल रही है। माँ की ये बात सुनकर मैं हैरानी में पड़ गई थी कि माँ ये क्या बातें कर रही हैं। माँ चाहती ही नहीं है कि मालकिन सही हो। ये ख्याल मेरे दिल में ये भी आ रहा था कि शायद माँ इस घर की मालकिन बनने का ख्वाब तो नहीं देख रही। लेकिन फिर मैं अपने आप को झूठा साबित कर दी कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों बाद ये हुआ कि मैं मालकिन की मालिश कर रही थी। अचानक मालकिन की तबीयत खराब होने लगी थी। उन्हें ज़ोर ज़ोर से झटके लगने लगे थे। उनकी हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। बेगम साहिबा मुझे इशारे से दवा का कहने लगी तो मैंने पूछा कि कौन सी दवा। उसने इशारे से कहा कि अमन के कमरे में एक दवा है, वहाँ से दवा ला दो। तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं इस कमरे से बाहर निकलूं या नहीं। अगर माँ ने मुझे इस कमरे से बाहर निकलते हुए देख लिया तो मेरी शामत आ जाती, क्योंकि कमरे से बाहर निकली तो मेरे महीने की तनख्वाह मुझे नहीं मिलेगी। कुछ पल मैं सोचती रही, लेकिन फिर यही सोचा कि एक इंसान की जान की मेरी तनख्वाह से ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे डांट लगेगी या मेरी तनख्वाह कट हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मालकिन की जान तो बच जाएगी। फिर मैं ये सोचकर जल्दी से इस कमरे से बाहर निकल कर आ गई थी। बाहर निकल कर देखा तो माँ मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं अमन साहब के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अमन के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मैं कुछ घबराई हुई थी, इसलिए दस्तक दिए बिना मैंने अमन के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ का मंजर देखकर मेरे सर पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि ये मंजर मैं देख रही हूँ। अमन साहब एक औरत के साथ कमरे में मौजूद थे। उस औरत को पहचानने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। वह बेगम साहिबा की डॉक्टर थी जो मालकिन का चेकअप करने के लिए आती थी, और उसको इस हालत में मालिक के साथ देखकर मैं दंग रह गई थी। मैंने क्या सोचा था, मुझे क्या देखने को मिला था। अगर ये औरत साहब एक साथ थे तो मेरी माँ कहाँ पर थी? लेकिन अब ये वक्त सोचने का वक्त नहीं था। मैंने टेबल से मालकिन की दवाई उठाई और वापस पलटकर कमरे की तरफ चली गई थी। जाकर वह दवाई मैंने मालकिन के मुंह में रखी तो थोड़ी देर बाद बेगम साहिबा की तबीयत ठीक हो गई थी। थोड़ी देर बाद माँ के पास आई और मुझसे कहने लगी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी कमरे से बाहर निकलने की? मैंने मना भी किया था ना तुम्हें। मैंने कहा कि माँ, मुझे तुम सब कुछ सच सच बता दो, ये सब क्या चल रहा है? आपका इन दोनों के साथ क्या मामला था और तुम्हारा इस खेल में क्या किरदार है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस खेल में शामिल हो। माँ कहने लगी कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। असल में बेगम साहिबा के एक्सीडेंट के बाद अमन साहब का रवैया अपनी पत्नी के थोड़ा अलग रहने लगा था। वे अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहते थे, बल्कि इनका तो चक्कर बेगम साहिबा के एक्सीडेंट से पहले से ही चल रहा था।
जो डॉक्टर साहिबा बेगम का चेकअप के लिए आती है, असल में वही साहब के साथ रहती है। मुझे साहब ने कहा था कि तुम अपनी बेटी को मालिश के लिए बुला लो, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका ये राज और किसी को पता चले। साहब ने मुझे ज़ुबान बंद करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे और कहा था कि उनके अफेयर के बारे में बेगम और किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें सिर्फ बेगम साहिबा के कमरे में ही रखती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कुछ भी साहब के बारे में पता चले, और मैं जानती थी जिस दिन तुम्हें सच का पता चल गया तुम बेगम साहिबा को सब कुछ सच बता दोगी। जो डॉक्टर बेगम साहिबा का चेकअप करती थी वह चाहती ही नहीं थी कि मालकिन ठीक हो, और ये जो दवाई तुम मालकिन को देती हो या जिससे तुम उनकी मालिश करती हो, उससे तो मालकिन कभी ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि साहब नहीं चाहते हैं कि मालकिन अब ठीक हो। और आज भी मैंने तुम्हें ये बात इसलिए बता दी क्योंकि अब मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मालकिन को अंधेरे में रखा जाए, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर छा गया है। कल साहब डॉक्टरनी से बातें कर कर ये कह रहे थे कि अब मालकिन को धीरे धीरे जहर देना शुरू किया जाएगा, क्योंकि वह उन्हें मारना ही चाहते हैं। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी और कल से मैं परेशान थी कि मैं कैसे मालकिन को बचाऊं। तभी मैंने अपनी माँ को बताया और कहा कि आपने पैसों के लिए इतना कुछ किया, आपको ज़रा भी ख्याल मालकिन का नहीं आया। मेरी माँ रोने लगी और कहने लगी, मुझसे ये गुनाह कैसे हो गया, लेकिन क्या करूं, पैसों की कमी की वजह से मैंने यही किया है, लेकिन अपनी गलती को सुधारना चाहती हूं। तभी माँ और मैं दोनों मालकिन के पास गए और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। माँ के पास कुछ सबूत भी थे जिन्हें देखकर मालकिन ने पूरा यकीन कर लिया। कुछ ही देर बाद मालकिन ने अपने घर वालों और पुलिस को भी बुला लिया और अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि सारी जायदाद मालकिन की ही थी, क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें शादी में दे दी थी, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ दिनों के बाद सुनने में ये भी आया था कि साहब को डॉक्टरनी ने भी छोड़ दिया है, क्योंकि वह डॉक्टरनी साहब के साथ इसलिए ही थी क्योंकि वह समझती थी कि सारी जायदाद उसी की है। जब उसे पता चला कि साहब के पास कुछ नहीं बचा तो उसने साहब को भी छोड़ दिया। अब साहब ना घर के रहे ना घाट के, और मालकिन ने मेरी माँ को भी माफ़ कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।